आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि फ्रिज का जो कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है और पीसीबी है, दोनों किस तरह ख़राब हो सकता है और उसको किस तरह चेंज किया जाता है। अब आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे तो ये दोनों एक साथ प्रॉब्लम आने का संभावना बहुत ही कम होता है। यहाँ पे हम लोग आज दिखाएंगे कि दोनों को चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करना होता है पीसीबी। और पीसीबी तो इजी है, दो सॉकेट है, लगा देना है खाली। कंप्रेसर किस तरह चेंज करना होता है पहले भी बहुत वीडियो में दिखाया हूँ कि गैस सेट कैसे करना होता है, कितना पैसा रखना होता है। इस वीडियो में टोटल दिखाएंगे, पीसीबी चेंज करेंगे और कंप्रेसर चेंज का जो पूरा प्रोसेस है किस तरह करना होता है। 600 गैस का जो बैक प्रेशर है वो कितना रखना है, किस तरह वेल्डिंग करना है। 600 गैस का जो एनआरबी के जगह आप उसको सील कर सकता है कि नहीं, वो भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों का सबसे पहले इसका अर्थिंग के वजह से, मतलब जो फ्रीज चलता है जो प्लग्स है उस पर अर्थिंग नहीं था, तो उसके वजह से पीसीबी में प्रॉब्लम आया है। और पीसीबी के वजह से पीसीबी तो ख़राब हो ही गया है और उसके वजह से कंप्रेसर को भी ख़राब कर दिया है। ये अंडर वारंटी में है, तो इसके लिए ये चार्जेबल पे, पीसीबी को चार्जेबल पे होगा और कंप्रेसर जो वो फ्री में मिल जाएगा। तो ये काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका अंदर का जो गैस है वो निकाल देंगे। इस पर 600 गैस है, इसके लिए हम लोग ये जो काम है खुला जगह पे करना चाहिए। जैसे 600 गैस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तरीका सबको यूज़ करना चाहिए कि जब भी गैस का काम होता है, कोई भी गैस अच्छा नहीं होता है। तो 600 है, 134 है, 22 है, 32 है, कोई भी गैस, जब भी गैस का काम करना होता है खुला जगह पे करना, वहाँ पे एयर सर्कुलेशन होना, फैसेस होना ज़रूरी होता है। और 600 गैस तो थोड़ा रिस्क होता है, आग लगने का संभावना होता है, इसके लिए खुला जगह पे करना सबसे सही रहेगा। और गैस निकालने के बाद तुरंत आग का काम नहीं करना है, थोड़ा देर वेट करने के बाद काम करना है, क्योंकि वहाँ पे जो गैस निकलते ही तो वो वातावरण के अंदर थोड़ा देर रह जाता है। बतास के मतलब वातावरण के साथ मिक्स हो जाने के बाद, मतलब फैल जाने के बाद ही हम लोग वहाँ पे आग का जो काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन जो है वो कंप्रेसर तो ऐसे ही चेंज करना है, तो हीट करके निकाल देंगे तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन को, ये लोहे का है, हम लोग ऐसे भी वेल्डिंग करना पड़ेगा, तो उसको काट देंगे। और सक्शन लाइन तो इसका तो कॉपर का है, सबका ही कॉपर का होता है सक्शन लाइन का। और डिस्चार्ज लाइन ज़्यादातर आपका लोहे का होता है, तो वेल्डिंग करने का थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग स्ट्रेनर की तरफ जो जॉइंट है उसको पहले काटने वाला था, लेकिन उसको खोल देंगे और कंप्रेसर का जो जॉइंट है उसको हम लोग वेल्डिंग कर देंगे डायरेक्ट। तो स्ट्रेनर वाला जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेल्डिंग करा हुआ है, तो दूसरे बार जब स्ट्रेनर लगाएंगे तो इजी तरह से वहाँ पे लग जाएगा। और जब भी गैस का काम होता है आपको स्ट्रेनर भी चेंज कर देना है, सही से वैक्यूम करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे गैस को निकाल दिया हूँ। अब गैस निकालने का जो तरीका है, आप चार्जिंग लाइन को भी तोड़ के निकाल सकते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका जो है कैपिलरी को तोड़ देने का, कैपिलरी को काट देना के, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैपिलरी के दोनों तरफ से, मतलब एक जो स्ट्रेनर की तरफ से बाहर आता है और कैपिलरी को काट देंगे तो, और एक कैपिलरी की तरफ से, दोनों से प्रेशर आ रहा है कि नहीं वो देख लेना चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि पूरा सिस्टम के अंदर दोनों तरह इसको क्लियर है, मतलब क्लियर पैसेज है इसके अंदर, मतलब चोक होने का संभावना नहीं है। और क्योंकि ये कंप्रेसर जब फेल होता है तो और भी दिक्कत हो जाता है, अंदर का ऑयल ख़राब हो सकता है और अंदर कंप्रेसर जल जाता है, तो उसका जो जलने का जो ऑयल है वो भी सिस्टम में फैल सकता है या पाइपलाइन पे रुक सकता है। उस हिसाब से ये चीज़ आपको पता लग जाता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन को खोल देंगे, स्ट्रेनर के साथ जो डिस्चार्ज लाइन है उसको खोलेंगे और सक्शन लाइन को भी खोलेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद काम करने के लिए स्किल होना, जैसे देखिए सक्शन लाइन जब भी खोला हूँ थोड़ा आग जैसे जला है, मतलब गैस आजू बाजू भी हो सकता है, इसीलिए। और ऑयल के साथ भी थोड़ा जो गैस है मिक्सिंग हो रहता है थोड़ा बहुत, तो उसी सब से ये काम खुला जगह पे करना चाहिए और गैस निकालने के तुरंत बाद काम नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। 600 गैस का
मतलब ज़्यादातर मतलब दूसरा कोई भी गैस उससे भी आप सेफ्टी ले सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी जगह पे काम करेंगे आप सेफ्टी के साथ करेंगे तो आपका जो काम का जो तरीका है वो दूसरे को भी पसंद आएगा और जो कस्टमर है उसको भी पसंद आएगा कि सही, और आपका कोई दुर्घटना नहीं घटे ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ के कंप्रेसर को तो निकल लिया हूँ, अभी उसी जगह पे नया कंप्रेसर बिठाएंगे और यहाँ पे 600 गैस का जो जब गैसेज करते हैं एनआरबी लगाना ज़रूरी होता है। मतलब उस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं वो भी दिखाएंगे इस पर। लेकिन आप जो पिंच करते हो चार्जिंग लाइन को वो सही से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसर का मॉडल नंबर थोड़ा अलग है, लेकिन कंपनी मतलब उसके बदले में ये दिया है, मतलब सही है। वो 48 है, मॉडल अलग है, A54 है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कंप्रेसर को बिठाने के बाद इसका जो चारों नट है सही से टाइट कर देंगे कि कंप्रेसर हिलेगा या वाइब्रेट की वजह से कोई आवाज़ आएगा या कोई बैलेंस में दिक्कत होगा तो उस पर कंप्रेसर फिर से ख़राब हो सकता है। और इस पे जो अर्थिंग का प्रॉब्लम था कस्टमर उसको सही कर लिया है अभी। देखिए इन्वर्टर जो सिस्टम है, इन्वर्टर हो या नॉर्मल हो कोई भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जो पावर सप्लाई से उसको चला रहे हो उस पर अर्थिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होता रहता है या लोड शेडिंग होता है या घड़ी घड़ी पावर अप डाउन होता है, उसके वजह से अर्थिंग होता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अर्थिंग एक्स्ट्रा जो करंट होता है उसको अर्थिंग की वजह से ग्राउंड हो जाता है और मशीन में दिक्कत कम हो जाता है और बॉडी पे इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो फ्लो नहीं होता है। तो अर्थिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग नया कंप्रेसर जो बिठाया दिया हूँ उस पर जो पाइप लाइन ज्वाइन करना है, डिस्टल लाइन को तो काट दिया हूँ, उसको डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है वो पाइप को सही से घिसना पड़ेगा, क्योंकि लोहे के पाइप जंग लग गया है, उसको घिसना पड़ेगा, नहीं तो वो लीकेज होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वो हम लोग कोई भी लोहे का तार से उसको घिस के पहले तो आपका जो सीरीज पेपर है उससे सही साफ़ कर लेंगे या फाइल से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद डिस्टल लाइन जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे देखिए हम लोग जो सॉकेट मिलता है इनर वाल्व की तरह ही काम करता है, लेकिन इसको वाल्व लगा होता है, एक कनेक्टर होता है, इससे हम लोग उसका चार्जिंग लाइन बनाया हूँ क्योंकि इसको पिंच कर देंगे गैस टच करने के बाद, इनर भी नहीं लगाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है उससे भी वो भी बताएंगे। तो हम लोग सबका जो पाइप है उसको सेटिंग कर लिया हूँ, खाली इसका जो सक्शन लाइन है हम लोग पहले डिस्चार्ज को इसका जो प्रोसेस है देखिए। सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन को ज्वाइन करने के बाद कंप्रेसर को आपको एक बार चालू करके देख लेना पड़ेगा कि 2 बार चालू करना पड़ेगा कंप्रेसर चेंज करने के लिए। आप श्योर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार चालू करके उसका डिस्चार्ज लाइन का जो जॉइंट है वहाँ से प्रेशर निकल के पूरा कंडेंसर घूम के कि स्टेनर जहाँ पे ज्वाइन करेंगे वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि नहीं वो आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। जब वहाँ से प्रेशर आ जाएगा छोड़ देना, फिर आपको स्टेनर लगा के कैपिलरी लगा के फिर सक्शन लाइन को प्रेशर आ रहा है कि नहीं वो देख लेना पड़ेगा, फिर सक्शन लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एक बार चालू करके देखेंगे कि प्रेशर कंडेंसर के थ्रू बाहर निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद कंडेंसर का जो आउटपुट है वहाँ पे स्टेनर ज्वाइन करेंगे, स्टेनर के ऑपोजिट साइड पे कैपिलरी ज्वाइन करेंगे और सक्शन लाइन आखिर में ज्वाइन करेंगे। ये सब ज्वाइन हो जाने के बाद एक बार चालू करेंगे, ये पूरा डिस्चार्ज का जो प्रेशर है वो पूरा सिस्टम को घूम के सक्शन लाइन से निकल रहा है कि नहीं वो एक बार देख लेंगे। फिर हम लोग सक्शन लाइन को ज्वाइन करके वैक्यूम करके गैसेज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन हम लोग ज्वाइन कर दिया हूँ और चालू करके भी देख लिया हूँ कि सही से आ रहा है प्रेशर। अब हम लोग वो कंडेंसर का जो आउटपुट है वहाँ पे स्टेनर ज्वाइन करेंगे और कैपिलरी दोनों को एक साथ फिक्स कर देंगे, नहीं तो स्टेनर का जो कैपिलरी तरफ है वो झुक जाएगा और वेल्डिंग करने में दिक्कत होगा, पाइप भी स्टेनर चोक्ड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सिंगल कंपनी से आया है, ये भी सिंगल पॉइंट का स्टेनर है, तो दोनों तरफ से ज्वाइन कर देंगे। तो कंडेंसर का जो स्टेनर की तरफ जो पाइप है वो भी लोहे का है, लेकिन ये हम लोग काटा नहीं हूँ, इसको हीट करके निकाला हूँ, तो वो जगह जल्दी क्योंकि पहले से ज्वाइन करा हुआ था तो उसको जल्दी ये मतलब आपका वेल्डिंग हो जाएगा।
तो ये ज्वाइन करने के बाद हम लोग कैपिलरी तरफ भी ज्वाइन कर दिया हूँ। अभी हम लोगों का काम है कि सिस्टम को एक बार चालू करके देख लेंगे कि सक्सेस लाइन पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं, और जितना भी ज्वाइन किया वो ज्वाइन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मतलब 2-3 बार उसको सही से तो देख लेना पड़ेगा कि कोई जगह लीकेज का जो संभावना है वो है कि नहीं। देखिए सक्सेस लाइन पे लीकेज होने का चांस बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा लीकेज होना संभावना होता है डिस्चार्ज लाइन पे और स्टैंडर्ड जहाँ पे ज्वाइन हुआ है, क्योंकि कंडेंसर का जो इनपुट और आउटपुट दोनों है ये लोहे का होता है। इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे एक लोहे का तार लेके ज्वाइन की जगह पे फिरा रहा हूँ, इसके लिए कि वो जगह जल्दी से उसका जो पाउडर लगाया हूँ वो रॉड और पाउडर की वजह से वो सही से ज्वाइन हो जाएगा और लीकेज का संभावना जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो 600 गैस है, इसके लिए यहाँ पे और एक सवाल आता है कि 600 गैस जो वेल्डिंग करने में चोकिंग होने का संभावना होता है, इसके लिए कंपनी वाला जो है पिंचिंग का जो सिस्टम है वो दिया रहता है। सॉकेट लगा के 2 पाइप को एक साथ पिंच करके वो जगह देता है, तो उसके अंदर क्योंकि हीट के वजह से लोहे या कपड़ दोनों के अंदर जो कार्बन बनता है वो सिस्टम में चला जाता है और चोट कर जाता है। तो वो भी सही है, लेकिन देखिए ये साइड पे संभव नहीं होता है, ये फैक्ट्री पे या वर्कशॉप पे ये काम होता है। तो 90 से आप एक साइड से प्रेशर देंगे तो ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। तो ये इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सही से वैक्यूम करेंगे और ज़्यादा देर तक वैक्यूम करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम के अंदर एयर नहीं होगा तो चोकिंग होने का जो संभावना है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, जैसे आपका तबीयत ख़राब है और तबीयत खराब होने की वजह से आपका जो बॉडी का जो ह्यूमन सेल्स है वो कमज़ोर हो जाता है, फिर बॉडी तुरंत प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए सेम इसी तरह इसके अंदर एयर नहीं होगा तो इसके अंदर प्रॉब्लम और चोकिंग दोनों कम होगा। मतलब कोई दुर्बल पॉइंट होगा तो उसको पकड़ के आपका जैसे तबीयत खराब होता है उस हिसाब से इस पे भी एयर को पकड़ के ये बाकी जो चीज़ें गैस का या ऑयल का या चोकिंग होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे इसका जो वैक्यूम है वो सही से करने के लिए। और पीसीबी का जो सिस्टम है, तो पहले बोला हूँ पीसीबी लगाने का कोई दिक्कत वाले काम नहीं है कि इसके 3 सॉकेट है, एक तो मेन पावर सप्लाई है, एक कंप्रेसर का है और एक जो छोटा पीसीबी है पावर सप्लाई का पीसीबी से मेन पीसीबी डिवाइस पीसीबी में पावर देना होता है। तो सॉकेट लगा दिया हूँ इस पर। अभी हम लोगों का जो काम है इसका सक्शन लाइन ज्वाइन करके और वैक्यूम करना होता है। अभी सक्शन लाइन ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसका जितना भी ज्वाइन है उसको देख लिया हूँ सही से और पीसीबी भी लगा दिया हूँ और इसका जो लीकेज है उसको भी फाइनल देख लिया हूँ कि जैसे आपका ज्वाइन को देख के पता लग जाता है कि काम कितना अच्छा हुआ है, लीकेज होने का चांस होगा नहीं होगा। फिर भी एक बार आपके साथ जो हेल्पर है या दूसरा जो टेक्नीशियन है उससे दिखा लेंगे, तो क्योंकि दोनों का जो लुकिंग ये है प्रोसेस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको आंखें धोखा कर सकती है, उसको आंखें धोखा नहीं कर सकते, ऐसे भी हो सकते। इसके लिए दोनों आदमी को देख लेने से सही होगा। और एक चीज़ है, इसको वैक्यूम करने के बाद जब थोड़ा गैस देंगे उसके अंदर, उस गैस से भी आप लिक्विड चेक कर सकते हैं, वो भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों का जो सक्शन का जो काम है वो भी कंप्लीट होगा, पीसीबी का काम भी कंप्लीट हो गया। अभी इसको जितना भी ओपन वायर है और जितना ही फैला हुआ चीज़ है उसको सही से जगह पे बिठा देंगे और मशीन को कंप्लीट कर देंगे, मतलब कॉम्पैक्ट कर देंगे कि जितने जगह पे जो चीज़ जहाँ पे था वो जगह पे सही कर देंगे और इसको वैक्यूम पे बिठाएंगे। वैक्यूम सही हो जाने के बाद वैक्यूम का जो वाल्व है, मतलब जो गेज है, उसको बंद करके हम लोग इसको गैस देंगे। गैस कितना देंगे, बैक प्रेशर तो बाद में देखेंगे। तो बंद हालत पे इसका जो 30 मतलब PSI है वहाँ तक इसको गैस देंगे और मशीन को चालू करेंगे।
देखिए वैक्यूम का जो सिस्टम है कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा सा उसको गैस दिया हूँ, अभी इसको ऐड करेंगे। मशीन जब रनिंग हो जाएगा तो 30 उसका जो प्रेशर है PSI करने के बाद उसको मशीन को चालू करेंगे, और चालू करने के बाद तुरंत गैस नहीं देना है। वैक्यूम चला जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि ये जो गैस है पूरा सिस्टम को फैलना चाहिए। और 600 जो गैस है बहुत ही कम लगता है सिस्टम में। ये 30 ग्राम या 40 ग्राम, बहुत बड़ा मशीन होगा तो 70 ग्राम के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं, 90 ग्राम के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको वजन करके देने से सबसे बेहतर होता है। लेकिन अब आपका एक्सपीरियंस है, आप दे सकते हो, काम कंटिन्यू करते हो तो उसी हिसाब से आप दे सकते हो। R600 का जो बैक प्रेशर है वो 0 पे होना चाहिए, मतलब 0 पे, मतलब 0 से मिली पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब एकदम 0 पे भी नहीं हो, क्योंकि जब माइनस पे आ जाएगा टेम्परेचर आपका फ्रिज के अंदर तब वो वैक्यूम पे चला जाएगा, तब दिक्कत हो सकता है। इसके लिए अब 0 से थोड़ा सा, मतलब एक दाग जो है ऊपर रखने से सबसे बेटर रहता है। अभी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए अभी भी 0 पे है, लेकिन इस पर और थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि इतना 0 पे अब पूरा मशीन चालू करके 0 पे आ जाता है। तो जब माइनस पे आ जाएगा, मतलब अंदर का जो चेम्बर का जो कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा तो और भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए 0 पे